Hey everyone, I am Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो लास्ट वीडियो मैंने कुछ अपलोड किए थे जिसमें एक वीडियो मैंने शेयर किया था 1 मंथ में कैसे आपको अपना प्लान करना है पढ़ाई के लिए, फाइनल ईयर के एग्जाम्स के लिए। मैंने स्ट्रैटेजीज कुछ शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो उस वीडियो में कई सारे डीएम्स मेरे आए उस वीडियो के रिगार्ड कि मैम हमारे एग्ज़ाम्स 20 डेज़ में है या 15 डेज़ में है, तो हम कैसे पर डे पॉसिबल है कि हम 1 आवर में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर दें, सेकेंड आवर में सेकेंड टॉपिक कंप्लीट कर दें। तो सबसे पहले मैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूँगी कि वो स्ट्रैटेजी मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की है, वो मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है और सच में वो बहुत अच्छा काम करती है। बट हाँ, ये बात अलग है कि उसके लिए अगर आपने पहले से बहुत अच्छी मेहनत की है तो और ज़्यादा काम करती है। बट अगर आपने कुछ मेहनत नहीं करी है तब भी मैं आपसे बोलूँगी वो स्ट्रैटेजी काम करती है। हमें गिव अप नहीं करना, हमें पहले से ये नहीं सोचते ना कि मुझसे नहीं होगा। जब हम ये सोचने लगते हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, आधा काम आपका वहीं खराब हो जाता है। आप जब पढ़ने बैठो ना तो आप अपने आप से ये बोला कि नहीं, मैं सारा कंप्लीट कर लूँगा, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लूँगा। फिर आप देखना आपके अंदर क्या एनर्जी आती है। उसी वीडियो के रिगार्ड मेरे पास और भी कुछ चीज़ें आई थी कि मैम काय चिकित्सा में कुछ ऐसा बताइए कि सारी कॉमन चीज़ें हो जाएँ, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको बना के ही लिखना पड़ता है। तो मैं उस पर भी कुछ थोड़ा सा डीप में बात करूँगी कि स्पेशली केसी की, कि केसी को कैसे पढ़ना है। और एक बात कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ 1 महीने में तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, ठीक है? मैंने अपने बच्चों के साथ पढ़ा है तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा पढ़ो, मुझसे ज़्यादा मेहनत करो, मुझसे ज़्यादा नंबर लेकर आना है आप लोगों को। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो 20 और लास्ट के 1 मंथ्स होते हैं ना, बहुत ही क्रूशियल होते हैं और फाइनल ईयर के स्पेशली, जहाँ पर आपको नेक्स्ट टाइम अब पढ़ना नहीं है आपके प्रॉफ्स में। पीजी की बात अलग है, बट आपको अपने प्रॉफ दोबारा नहीं पढ़ने। और अगर इस 1 मंथ में लास्ट के आपने डेज में अच्छे से मेहनत करनी ना रगड़ के, सच बता रही हूँ आपको, आप थैंक्स बोलोगे लेटर मेरे वीडियो पे आके, थैंक यू मैम। क्योंकि अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक लगी ना, आपको बहुत ही रिग्रेट फील होगा कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता या पढ़ लेती। तो प्लीज अभी सारी चीजों को साइड करके अपने प्रॉफ के एग्जाम्स के लिए जान लगा दो। अगर दिन में आपको 13 से 14 घंटे भी पढ़ना पड़े ना तो पढ़ लो, अभी बाद में रिग्रेट मत करना, ठीक है? तो चलो केसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कॉमन चीज़ों से आप पूरे केसी सब्जेक्ट को तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट में केसी काय चिकित्सा में सिर्फ डिसीज ही डिसीज नहीं है, वहाँ पर और भी अदर टॉपिक्स हैं, जैसे ग्लैंड्स हो गए आपके। उसके बाद केसी के जो फर्स्ट पार्ट है, जो वहाँ पर सारी केसी की परिभाषा है ना, और भी बहुत सारे जो फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, जैसे चिकित्सा चतुष्पाद क्या होता है, बैसज क्या होता है, तो मतलब बेसिक वाले इंट्रोडक्शन, परीक्षाएं क्या होती है, दशविध परीक्षाएं क्या होती हैं, ठीक है, संतर्पण अपतर्पण चिकित्सा क्या होती है, तो वो वाला टॉपिक भी है। तो आपको उसमें कॉमन नहीं मिल पाएंगी चीजें, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगर मैं कॉमन कुछ चीजों के बारे में बात करूं जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले किसी भी डिसीज को अगर आपको लिखना है अपने एग्जामिनेशन में, इंट्रोडक्शन लिखो, जो भी आपको आयुर्वेद में आता है। उसके बाद उसका मॉडर्न इंट्रोडक्शन दे दो। देन सिनोनिम्स लिखो, जो भी आपको आयुर्वेद के नाम आ रहे हैं वो 2-3 लिख दो और 1-2 आप मॉडर्न के नाम लिख दीजिए। फिर आप लिखिए वर्णन, मतलब संदर्भ ग्रंथ जहां पर इस व्याधि का वर्णन किया हो। तो अगर जो बेसिक बेसिक व्याधियां हैं जो आपने पढ़ी होंगी चरक संहिता में, तो आप याद रखना, अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो वहां लिख दो चिकित्सा स्थान में इस व्याधि का वर्णन किया गया है, ठीक है? देन आ जाता है निदान। अब हम इस निदान में, यही क्वेश्चन था ना आप लोगों की, कॉमन निदान कैसे छाट सकते हैं, तो मैं वो आपसे शेयर कर ले रही हूँ। तो निदान में आप 3 तरह से लिख सकते हो, आहारज, विहारज और मानसिक, ठीक है? तो आहारज में आप क्या क्या कॉमन लिख सकते हो? सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी चीजें जो आप याद कर लेना, अध्यशन, विषमाशन, प्रमिताशन, मतलब एक ही रस का कंटिन्यूअसली सेवन करना। देन उसके बाद आप लिख सकते हो शीतल से उष्ण जल में प्रवेश करना। और हम निदान में लिख सकते हैं आहारज में कि स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करना है, अम्ल रस का अति सेवन नहीं करना है, रुच आहार का सेवन नहीं करना है। तो ये कुछ कॉमन निदान। उसके बाद विहार की अगर हम बात करें तो अति व्यायाम, वेग धारण, रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न। देन अगर मानसिक की आप बात करो तो काम, क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, भय और चिंता। ये आपके कॉमन निदान हो गए। बट आप इससे, अगर आप सोच रहे हो एग्जामिनेशन आपको नंबर दे देगा फुल में, तो फुल में से फुल नंबर नहीं देगा। रीजन, क्योंकि जो व्याधि है उसका एग्जैक्ट कॉज तो आपने लिखा ही नहीं, एग्जैक्ट निदान तो लिखा ही नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डिसीज के लिए फोकस करना ही पड़ेगा। जैसे कि एनीमिया, पांडु का जो कारण बताया है वो आचार्यों ने अलग बताया है, निदान अलग है उसका, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। आमवात, ज्वर,
तो कॉमन चीजें आप लिख सकते हो हर किसी में, बट जो स्पेसिफिक पॉइंट है उनको ऐड करना मत भूलना, वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपकी टोटलिंग जब की जाएगी आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है। देन हम आ जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल बता भी देती हूँ। अब जैसे कुछ डिसीजेज होती हैं जो बैक्टीरिया से होती है, तो आप इन निदानों से उसका काम नहीं होगा, आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा। जैसे टाइफाइड है वो किस बैक्टीरिया से होता है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, क्या नाम होता है उस बैक्टीरिया का। सेम चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स में कौन सा वायरस होता है, उसका नाम वगैरह लिखना पड़ेगा आपको निदान में। अगर आप ये सारी चीजें नहीं दे रहे हो एग्जामिनर को तो वो आपको नंबर ही नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कॉमन चीजें तो लिखनी है, साथ में स्पेसिफिक चीज आप जरूर याद करो। देन हम आ जाते हैं लक्षण में। लक्षण में आप क्या कर सकते हो, अंगमर्द है, अरुचि है, तृष्णा है, ठीक है। इसके बाद आप इसके इंग्लिश सिम्टम्स भी लिख सकते हो कि पेशेंट नॉट एबल टू वॉक, है ना, इस तरीके से भी बना के लिख सकते हो। बट जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज के, आप उसको लर्न करना पड़ेगा और आप उसको चेंज नहीं कर सकते और आप उसको छोड़ नहीं सकते अगर आपको अपने एग्जाम में पास होना है अच्छे नंबरों से। तो अगर जैसे एनीमिया आया, पांडु रोग आया, तो आपको उसको लक्षण लिखना पड़ेगा कि पेशेंट का जो रंग होता है, जो शरीर होता है, वो श्वेत पीत वर्ण का दिखता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। जो थोड़े से पर्टिकुलरली डिसीज के पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई हो कि आपको सारी डिसीज के सिम्टम्स पता है तो आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम भेद और प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे भेद नहीं याद होते। उसके लिए मैं जो ट्रिक फॉलो करती थी मैं वो आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, एक पेज में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर व्याधि के पर्टिकुलर टाइप लिखना है। उससे आपके दिमाग में क्या क्लियरिटी हो जाएगी, किन किन डिसीज है जिसके कॉमन टाइप से अपने वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, और कौन कौन से ऐसे डिसीज है जिनके नाम थोड़े से डिफरेंट है और हमें याद ही करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक मेरे साथ काम करती है, मुझे विजुअल अपीयरेंस किसी चीज का ज्यादा याद रहता है एग्जाम। अब अगर हम संप्राप्ति चक्र की बात करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निदान लिखना है। मतलब मैं एरो वाइज अपनी संप्राप्ति को लिखती थी अपने एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि पेशेंट ने निदान का सेवन किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दोष को प्रकोपित किया। देन उसके बाद क्या हुआ, दोष जो प्रकोपित हुए उसने स्रोतस पे अवरोध किया, फलस्वरूप ये डिसीज उत्पत्ति हुई। ये बहुत ही बेसिक और कॉमन मैं आपको बता रही हूँ। बट अगर आपको स्पेशली जैसे कि ज्वर है, आमवात है, या किसी की एक पर्टिकुलर ही संप्राप्ति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको अगर ऐसे लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक तरीका और है जो मैं आपको साथ शेयर कर सकती हूँ कि अगर संप्राप्ति अगर पूछी गई किसी भी डिसीज की और आपको नहीं आ रही हो, तब कभी भी फ्लो चार्ट में संप्राप्ति मत बनाना, हमेशा पैराग्राफ में लिखना फिर संप्राप्ति को, ताकि कुछ चीजें हाईलाइट ना हो और आपकी गलतियां छुप जाएं। देन हम संप्राप्ति घटक भी लिख सकते हैं, जैसे कि अन्नवशोतस की व्याधि है कोई, तो आपको क्या करना है, दोष क्या प्रकोपित हुआ होगा वहां पर, अपने अंदाजन से और अपने समझ से आप लिख सकते हो कि अन्नवशोतस की व्याधि है, तो वहां पर पित्त दोष की दुष्टि हुई होगी, ठीक है। उसने दूषित कौन सी धातु को दूषित किया होगा वो लिख सकते हैं। अधिष्ठान लिख सकते हैं कि अन्वशोतस की व्याधि, तो अधिष्ठान क्या होगा किसी भी व्याधि का, आमाशय या पक्वाशय। देन आप श्रोतस लिख सकते हैं, तो श्रोतस कौन सी दुष्टि हुई होगी, अन्वशोतस की दुष्टि हुई होगी। तो कुछ इस तरीके से आप दोष घटक लिख सकते हो किसी भी व्याधि का। देन चिकित्सा पे आ जाते हैं, तो चिकित्सा सिद्धांत मैंने एक अपनी वीडियो में डिटेलिंग से बताया, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट पे बता दे रही हूँ। चिकित्सा सिद्धांत के लिए कॉमन चीजें ये समझ लो कि सबसे पहले आपको लिखना है निदान का परिवर्जन। दूसरा चिकित्सा सिद्धांत दो तरीके से हम लिख सकते हैं, शोधन और समन। शोधन में जिस भी व्याधि की जिस भी दोष डोमिनेंट होगा पहले तो उसके अनुसार लिख दो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अगर वात व्याधि है तो आपको स्नेहन कराना है। देन अगर पित्त व्याधि है तो विरेचन कराना है। देन अगर कफ व्याधि है तो आपको वमन कराना है। देन फॉलोड बाय वमन, विरेचन, निरुबस्ती, अन्यवासन, ऐसे करके लिख सकते हो आप। शमन की अगर मैं बात करूं तो आप सबका कॉमन तो नहीं निकाल सकते, पर हाँ, हर श्रोतस के कॉमन समन ड्रग्स बना के आप शमन औषधि लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से मेरी हेल्प मिली हो। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगी, प्लीज इस टाइम पे कुछ भी और मत ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ सच में वो वंडर्स है, मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे मार्क्स भी फाइनल ईयर में सबसे अच्छे मार्क्स है, मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर्स में। तो जो स्ट्रैटेजी से अगर हम पढ़ाई करते हैं ना, उसका रिजल्ट आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है और आपका उसमें आउटकम्स भी आप डिफरेंट तरीके से लगाते हैं। सो प्लीज पढ़िए, और लास्ट डेज चल रहे हैं एग्जाम के, तो प्लीज मस्ती कम से कम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।